बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मरीम नवाज शरीफ ने जनाब इनिंग्स का आगाज़ चौकों छक्कों से किया है और इमरान खान सफाइयाँ देते रहे। वज़ीर आज़म साहब ने पॉलिसी बयान दिया है, इमरान खान को भी रगेदा है और कुछ और ज़िम्मेदारान जो हैं उन पर भी उन्होंने तनकीद की है। ये जो सानिया पेशावर के हवाले से जो पुलिस लाइन मस्जिद में सानिया हुए उस हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है उस पर भी बात करेंगे। और फिर तहरीयान केस जो है ये तकनीकी तौर पे निकलने की कोशिश की है, इमरान खान साहब ने उसमें से जवाब दाखिल कर दिया है। क्या वो उसमें से निकल पाएंगे? और कल मैंने जिक्र किया था कि जनाब इमरान खान की मंजी ठोकने वाले जो तरखान हैं वो बड़े एक्टिव हो गए हैं और अदालतों से ठंडी हवाएं जो आती थी इमरान खान को, वो उनका सिलसिला शायद रुक जाए। गर्म हवाएं तो नहीं आएंगी, लेकिन उस तरह फिर ठंडी हवाएं, जैसे माजी में ठंडी हवाओं के झोंके आते थे उस तरह ठंडी हवाओं के झोंके भी नहीं आएंगे। इस पर भी बात करेंगे। और आर्टिकल 6 का बड़ा चर्चा है। पहले चलो इसी पे बात कर लेते हैं। जनाब आर्टिकल 6 लग जाएगा अगर ये इलेक्शन बर वक्त नहीं होते पंजाब और केपी में। और बड़े बड़े सीनियर वकला जो हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। और वो जो एतजाज़ हसन साहब की बात कर रहा हूँ, वो तो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं कभी कभी। इमरान खान के साथ उनकी जो पुरानी मोहब्बत है वो जाग जाती है। और इमरान खान जो हकूक़ इंसानी और इंसाफ की बातें करता है, ज़मान पार्क में इन्होंने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी हुई है। लोगों का जो हक़ ज़िंदगी है, हक़ ज़िंदगी सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुके हैं। हक़ ज़िंदगी से मुराद सिर्फ जान सांस लेना नहीं है, बल्कि एक मुनासिब अंदाज में ज़िंदगी गुजारना है। और वहाँ के लोगों के जो नक्लो हरकत के हकूक़ हैं वो सारे तलब हुए पड़े हैं। जो आराम करने का, जो प्राइवेसी का हक़ है वो छीन लिया गया वहाँ। और आप देखें सोशल मीडिया पे रात को जनाब 2:30 बजे ढोल धमक्का हो रहा है और वहाँ फिर वो गाने चल रहे हैं। वो कहते हैं जो पार्टी तरानों पे डांस हो रहा है। वो इर्द गिर्द के जो घर हैं, वो एक साहब बता रहे थे कि वो मैंने फ़ोन किया वहाँ एतजाज़ हसन साहब को कि वो मैंने आना है मिलने के लिए। तो एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि यार ये अभी तो मिलने की कोई जगह ही नहीं बन ही नहीं रही, माहौल ही नहीं बन रहा, तो आप आओगे कैसे? तो ये इसको इमरान खान को उठ लेने दें। और वो सड़क जो है कैनाल रोड वो आधी बंद की है कैंप लगा के, यानी कोई 300 मीटर तक कैंप लगे हुए हैं इमरान खान के घर के गिर्द गिर्द। और वहाँ बैठे हुए हैं लोग, तराने भी चल रहे हैं। और ट्रैफिक जो 1 मिनट का सफ़र है वो आधा घंटा वहाँ फंसे रहते हैं लोग। और ये इमरान खान साहब का इंसाफ है। यहाँ इन्हें हकूक़ नज़र नहीं आते इमरान खान साहब को। अच्छा, कल केपी वाला जो ये खबरें चल रही थी कि जनाब केपी के जो गवर्नर हैं उन्होंने ख़त लिख दिया है 15, 16, 17 तारीख उन्होंने कह दिया है, तजवीज़ दे दी है। उस खबर के हवाले से मैंने भी बात की थी। और साथ ही मैंने ये भी जिक्र किया था कि मेरी इत्तला के मुताबिक तो उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से देख लें, बाकी मामलात देख लें। मैंने कल के वीलाग में भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर हो जाएंगे। और अब उनका ख़त जो है वो मंजरेआम पर आ गया है। उसमें तो उन्होंने कोई तारीख नहीं दी हुई, बल्कि वही बात है जो मैंने कहा था, तजावीज़ दी हैं कुछ कि ये देख लें मामले। और फिर वही ख़त, उसी नोयत का ख़त जो है ये गवर्नर पंजाब जो हैं इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है। उसमें गवर्नर पंजाब ने कहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की है या तजवीज़ दी है कि सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल के पेश नज़र जो इलेक्शन कमीशन है उसको चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे और फिर उसके बाद तारीख जो है वो दे, ताकि वो इलेक्शन की जो शराइत हैं कानूनी वो पूरी हो सके। उन्होंने भी कोई तारीख जो है इलेक्शन की नहीं दी। इसमें बड़ा शोर मचा हुआ है। इमरान खान साहब ने भी खिताब में कहा है कि जनाब आर्टिकल 6 लग जाएगा। वो भाई आर्टिकल 6 पढ़ तो लें, आर्टिकल 6 कैसे लग जाएगा? दीगर आईनी लवाजमात भी तो है ना इलेक्शन के लिए, वो भी तो पूरे करने हैं ना, वो शराइत भी तो पूरी करनी है ना। तो उनका तो मैं बारहा जिक्र कर चुका हुआ हूँ। और वैसे भी इलेक्शन जो आगे पीछे हो जाना, जो हुकूमतों के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ जो मुशावरत है, इस पर जजमेंट्स मौजूद हैं। आपको याद होगा 2008 में कुछ हल्के ऐसे थे यहाँ जनरल जब इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन नहीं हो सके थे। उनमें वो हल्के भी शामिल थे जहाँ नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहा था और एक हल्का कोई शेख रशीद वाला भी था।
تو पंजाब हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी थी कि जनाब इन पे भी इलेक्शन होंगे। बाद में इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन हो चुके थे उसके कई माह बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब यहाँ ये फलां फलां तारीख को ये इलेक्शन होंगे। तो वहाँ पंजाब हुकूमत जो थी उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था उसको लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब हमारी मशावरत के बगैर, हुकूमत की मशावरत के बगैर इन्होंने ये डेट दे दी है, शेड्यूल दे दिया है। तो वो उस वक्त कौन थे जज साहब जो सुन रहे थे इस केस को? साकिब निसार साहब। इसमें शेख रशीद भी फरीक थे। तो साकिब निसार साहब ने कहा था हाँ जी जनाब ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ कि तारीख देने के लिए मुतलका सूबाई हुकूमत से वो मुशावरत करना ज़रूरी है, लेकिन ये रवायत है, पूछा जाता है। तो उन्होंने वो कलअदम कर दिया था शेड्यूल और वापस भेज दिया था मामला इलेक्शन कमीशन को। तो फिर आर्टिकल 6 तो फिर साकिब निसार पे भी लगना चाहिए था। आर्टिकल 6 तो ये कहता है कि ताकत के ज़ोर पे आइन को सबवर्ट करना, आइन को मुअत्तल करना या मुअत्तल करने की कोशिश करना या मनसूख करना, ये इसमें मनसूखी कहाँ से आ गई? आइन ही गुंजाइश दे रहा है, आइन ही ये राय दे रहा है कि अगर आइनी मुद्दत के अंदर, मुकर्ररा मियाद के अंदर कोई काम नहीं होता तो वो गैर आइनी नहीं होगा। और फिर और दीगर जो मामलात हैं, जैसे मरदमशुमारी का जिक्र किया है, सिक्योरिटी की बात मैंने की है, और जैसे केपी वाले जो गवर्नर है उन्होंने भी सिक्योरिटी की बात की है, लाहौर वाले गवर्नर ने भी सिक्योरिटी की बात की है। ये आर्टिकल 6 छू कोई नहीं लगता, ये बस एम। और वैसे भी आर्टिकल 6 जो ऐसे थोड़ा लग जाता है इमरान खान के कहने पे, उसमें जो कानून है उसमें एक तरीक़ाकार दिया गया है, जनाब इस तरीक़ाकार के तहत लगता है। वो तो एक नोटिफाइड अफसर जो होता है वो उसका इस्तिगासा एक खसूसी अदालत को भेजते हैं वो, और वो फेडरल गवर्नमेंट है। इमरान खान के कहने पे आर्टिकल 6 या एतजाज़ हसन साहब के कहने पे आर्टिकल 6 नहीं लगना। वो नोटिफाइड अफसर जो है वो सेक्रेटरी दाखिला है, और हुकूमत कहती है कि जनाब मुशर्रफ वाला याद कर लें कैसे बना था, और फिर एक हाई ट्रीजन एक्ट के तहत एक खसूसी अदालत बनती है, वो इस केस की समाअत करती है। किसी के कहने से अगर मैं भी अदालत में चला जाऊँ, कोई भी अदालत में चले जनाब ये इनको कहें कि जनाब आर्टिकल 6 के कार्रवाई करें, वो कहते नहीं ये लल्लू पंजू का हर बंदे का इख्तियार नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि कहाँ पे आर्टिकल 6 लगना है, कहाँ पे नहीं लगना। वो भी शराइत पूरी होनी चाहिए आर्टिकल 6 की, जो कि मैंने जिक्र किया है कि ताकत के ज़ोर पे आइन को मनसूख करना, मुअत्तल करना या मुअत्तल करने की कोशिश करना या सबवर्ट करना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और फिर जनाब आते हैं जनाब वो मैंने जो जिक्र किया है कि ठंडी हवाओं वाली बात, कल मैंने जिक्र किया था कि जो एडवोकेट जनरल वाला केस है वो आसम हफीज़ साहब मिस्टर जस्टिस वो सुन रहे हैं, और वो हैं जनाब अजमत सईद साहब जो हैं उनके जूनियर रहे हुए हैं। तो मैंने कहा था इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब वो अजमत सईद साहब जो चाहते होंगे वो फैसला हो जाएगा। आप आज उन्होंने ये किया है उसमें कि उन्होंने चीफ जस्टिस को फाइल भेज दी है कि जनाब इस पर एक फुल बेंच बना दिया जाए, और फुल बेंच जो बनाया है इस केस की समाअत के लिए और दीगर ला अफसरान जो हैं, जो उसमें मैंने कल एक वीला किया था कि कैसे तनख्वाहें ले रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा। तो आज मिस्टर जस्टिस शाद करीम ने इस पे ला अफसर के पेश न होने पर झाड़ी झूड़े भी पिलाई हैं, सख्त किस्म के रिमार्क्स भी दिए हैं। तो वो जो बेंच बने वो मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजवी साहब हैं, मिस्टर जस्टिस आबद अजीज शेख साहब हैं और मिस्टर जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब हैं। वो अब इस केस की समाअत करेगा, यानी एक बंदे के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया। और फिर यास्मीन राशिद साहबा ने जो JIT को चैलेंज किया हुआ था, वो भी अदालत ने कहा है मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, डिवीजन बेंच जिसको कहते हैं, उनके जी आप कौन हैं, आप कैसे आ गए JIT को चैलेंज करने के लिए? वो इमरान खान आए, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा ये तो पहले इस पर तो बहस कर लेना कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है भी या नहीं है। तो वो भी उन्होंने समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। और फिर जो गुजरात में वहाँ पुलिस ने चढ़ाई की है परवेज़ इलाही के घर पे, और बड़ा शोर मचाया इन्होंने, ये हो गया वो हो गया। अब परवेज़ इलाही साहब और उनके बेटे और मूसा इलाही और वजाहत हुसैन सारे जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं कि जनाब हमें बचाया जाए, हरासा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, और फौरी तौर पर शायद स्टेज 2 मांगने की कोशिश भी की। मिस्टर शहराम सरवर साहब ने उसकी समाअत की है। उनका जी हाँ रिकॉर्ड कोड मंगवा लेते हैं, लेकिन जो ये चाहते थे कि फौरी तौर पे कोई ऐसा आर्डर हो जाए कि पुलिस दोबारा छापा छुपा ना मारे, वो तो पुलिस ने बता दिया कि हम क्यों गए थे वहाँ गुजरात वाले घर में परवेज़ इलाही के। उनका जनाब वजाहत हुसैन साहब जो हैं वो मतलूब हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनके बेटे मूसा इलाही के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है।
तो हमें इतला मिली थी कि जहाँ ये इस घर में ठहरे हुए, तो हम चले गए छापा मारने और पकड़ने उनको। तो वो जो मूसा है उसने ज़मानत करवाई हुई है, इंटरम बेल पे है, लेकिन वजाहत ने नहीं करवाई हुई। जिनको जिन दिन सदर बना दिया था अपने तौर पे ही, चौधरी शहजाद साहब के भाई, तो वो अब उन्होंने वो डेट डूट दे दिया कि फलां तारीख को आप रिकॉर्ड को लेके आ जाए। इस तरह के मामला चल रहे हैं। और टेरियन वाला जो मामला है वो मैंने पहले भी अर्ज किया था, आप लोगों ने उस पर गुस्सा भी किया था। मैंने कहा था इस केस में मे भी तकनीकी बुनियादों पे ये निकल जाए, क्योंकि इनके पास कोई सीट नहीं है। जिसकी नाहली के लिए वो दरखास्त है, वो किसको किस ओहदे से नाहल करेंगे इसको। अब टेरियन वाले केस में, लेकिन ये भी मैं कहता रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि टेरियन केस इनकी जान नहीं छोड़ेगा। अब इन्होंने जनाब जवाब दाखिल करवा दिया है वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज यानी 2 फरवरी को इसकी समाअत होगी। मिस्टर जस्टिस आमर फारूक साहब इसकी समाअत करेंगे। और वो कहते हैं जनाब वो तो MN रहे ही नहीं, अरकान असम्बली है, वो रुकन असम्बली है ही नहीं, तो फिर और ना ही मौजूदा असम्बली में उनका वापस जाने का कोई इरादा है, या मौजूदा असम्बली में जाने का इरादा है। अगर नहीं इरादा तो इसका मतलब ये है कि फिर ये 33 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। 6 फरवरी से कागजात नामजदगी वो प्रोसेस शुरू हो जाना है, 6 फरवरी से 8 फरवरी तक, तो वहाँ भी ये मसला जो है उठाया जाएगा। ठीक है, अब मेंबर नहीं है, लेकिन उस वक्त जब मेंबर बनने जा रहे होंगे उस वक्त अहलियत का सवाल आएगा ना। या तो जो इलेक्शन से भाग जाएंगे कि जनाब फौरी तौर पर मेरी नहली ना हो जाए, तो अगर जाएंगे तो टेरियन वाला इशू वहाँ ज़रूर आएगा। और वो कहते हैं ऑफिस होल्डर ही नहीं है, तो फिर नाहली की दरखास्त कैसे। और फिर वो कहते हैं जी ना, अब ये मुस्तरद कर दें, ये काबिल समाअत ही नहीं है दरखास्त। अब फिर एक नुक्ता और जो उन्होंने उठाया है कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो इन्होंने उस बात को लेके आए हैं कि इन्होंने बयान अल्फी दिया था, डिक्लेरेशन, तो वो कहते हैं कि वो तो जनाब मामला है शहादतों का मतकाजी, और रिट जुडिक्शन में जो मामला ऐसा हो जो शहादतों का मतकाजी हो, जहाँ शहादतें मतलूब हों, वो नहीं सुना जाता। कानून यही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो तो मरहला तब आएगा ना जब आप उस बयान अल्फी के बारे में ये कहेंगे कि जनाब ये मेरा है या नहीं है। वो तो मरहला भी आया ही नहीं। अभी तो आपने सिर्फ उसको ये इब्तदाई नोटिस है, बाकायदा दरखास्त समाअत के लिए मंजूरी नहीं। अभी तो यही देखना है कि ये काबिल समाअत है या नहीं। और वो एतराज़ात इन्होंने दाखिल करवा दिए, और उनका जनाब कुछ 4 जजेस जो हैं ऐसे पहले मामला आए हैं वो सुनने से इनकार कर चुके हैं। और मिस्टर जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं, जो अब चीफ जस्टिस हैं, जो इस केस को सुन रहे हैं, वो भी अगस्त 2018 में इस केस की समाअत से इनकार कर चुके हैं। भाई ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ केस है। और वो कहते हैं जनाब फिर जस्टिस साहब आप एक दफ़ा इनकार कर चुके हैं इस केस को सुनने से, तो फिर अब दोबारा नहीं सुन सकते। भाई ये केस नहीं, वो और केस था जिसकी समाअत से उन्होंने इनकार किया था और दरख्वास्त थी। अब दरख्वास्त मामला टेरियन का है, लेकिन जो मेरिट्स हैं, हालात वाक़यात हैं केस के, वो पहले से मुख्तलिफ हैं। तो ये जज साहब की मर्जी है, वो कहे नहीं ना मैंने तो सुनना है। ये तो कहीं नहीं लिखा हो कि एक दफ़ा इनकार कर दे तो दोबारा नहीं सुन सकता। उसी तरह का मामला, ये वो मामला नहीं है, उसी तरह का एक मामला है, उसी नोयत की दरख्वास्त है। बहरहाल वो चाहें तो इसको कंटिन्यू रखें। अच्छा, अब इन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो गई है आमर फारूक साहब से। उस वक्त जब ये आमर फारूक साहब ने नवाज शरीफ की दरखास्तें सुन रहे थे, उस वक्त वो ये इनके लिए बहुत अच्छे थे। ये आमर फारूक साहब भी साकिब निसार साहब के जूनियर रहे हुए हैं। तो वो जो एक आपको याद होगा जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने एक उनका बयान शयान सामने आया था, उसमें वो कहते हैं कि फ़ोन करते हैं, तो वो आमर फारूक साहब का ही नाम ले रहे थे कि आमर फारूक साहब को। अच्छा, जब नवाज शरीफ की जो अपीलें थी अदम हाज़िरी की बुनियाद पे, हालांकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अपीलों में तो मुल्ज़िम ने पेश ही नहीं होना होता। अगर वो जेल में हो तो हर तारीख में उसको जेल से थोड़ा लाया जा सकता है। उस वक्त लोगों ने एतराज़ किया था, और इन्होंने वो जो बेंच था आमर फारूक साहब का और मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, तो उन्होंने उनकी अपीलें जो थी एवनफील्ड वाली वो खारिज कर दी थी कि जो पेश ही नहीं हो रहे। लेकिन ताहम एक रायत कर गए थे कि जब वो वापस आएंगे दोबारा जब चाहें तो वो अपील दायर कर सकते। उस वक्त ये ठीक थे। अब इन्हें खतरा लग रहा है उनसे
आमर फारूक साहब से। बहरहाल टहरियान केस ने खान साहब की जान छोड़नी नहीं है। इस तकनीकी बुनियादों पे यहाँ से इधर उधर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन फिर जब आइंदा कागजात नामजदगी दाखिल होंगे तो फिर ये मामला है। और यहाँ ये भी नुक्ता आ सकता है जनाब, ये सिर्फ रुकने पार्लियामेंट का इशू नहीं है, ये तो पार्टी के सरबराह हैं। अगर ये नाअहल हैं पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए, तो फिर ये पार्टी की सरबराही से भी जो इनको वो छोड़नी पड़ेगी, नाअहल हो जाएंगे। वो साकर निसार वाला मियां नवाज शरीफ वाला केस जो जजमेंट है, उसकी रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ। ये टाइम हो गया बहुत। अच्छा, मैं अब मुख्तसर समेटने की ये कोशिश करता हूँ। मरीम नवाज ने, जो मैंने कहा ना, चौकों शकों से आगाज़ किया है, 5 के टोले का जिक्र किया है। 5 का टोला कौन था? बैसाखियाँ 2, फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब, उनका जिक्र किया है। जनरल खोसा, वो जनरल के जज जो थे, चीफ जस्टिस साबक खोसा साहब, आसफ सईद खोसा, उनका जिक्र किया। साकम सार का जिक्र किया, और डैम वाला बाबा, और फिर उन्होंने जिक्र किया इमरान खान का। जनाब, इन्होंने सब ने मिलकर जो वो इल्ज़ाम है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इन लोगों का वो किरदार है। और फिर उन्होंने वो जो सानिया पेशावर है, उस हवाले से ये कहा कि फैज़ हमीद साहब पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। सीधा सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब वो जो जिसको आप कहते थे कि ये मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, तो पेशावर में उनको तैनात क्यों किया? वो कोर कमांडर पेशावर थे, आपको याद होगा। और फिर उनको क्यों वापस लाए? जो वहाँ अफ़गानिस्तान में जो फाइटर्स थे, उनको पाकिस्तान में, कल मैंने भी जिक्र किया था ना कि वहाँ चाय की प्याली पी रहे थे। उन्होंने कहा वहाँ कहवा पीते हुए काबल में, उन्होंने कहा जनाब सब ठीक हो जाएगा। अगर ये आंखें, कान और हाथ मुल्क के लिए काम कर रहे होते, उनके लिए काम ना कर रहे होते, तो फिर ये सूरत हाल ना होती। किसने दरवाजे खोले थे उनके लिए वापसी के, और क्यों खोले थे? ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ ज़िक्र की हैं। और फिर मरूसी सियासत वाली बात उन्होंने की है कि जनाब कि मुझे जब चीफ फारुक आज़म बनाया गया तो बातें हो रही हैं मरूसी सियासत की। तो वैसे यार ये बात तो ठीक है उनकी खिदमत कोई नहीं। उन्होंने पार्टी को उस वक्त जिंदा रखा, उस वक्त जेल काटी, उस वक्त वालद के साथ वापस आई जब बड़ा प्रेशर था, सब कुछ डामाडोल था, माइनस नवाज शरीफ और माइनस सियासत से जो नून लीग को निकालने की जो बातें थी। खान साहब पे उस वक्त तो पूरा हाथ था ना उस वक्त। बहरहाल उन्हें नवाज शरीफ की बेटी होने का एक एज तो हासिल है ना। जो उनके वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, उनमें उनकी कबूलियत की एक वजह उनकी सलाहियतें हैं, और दूसरी वजह नवाज शरीफ की बेटी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो बता दिया कि जब मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। वो कह रहे हैं पार्टी तो मैं इलेक्शन भी लड़ना है, वो कहते हैं मैंने हल्के में जाता हूँ और नून लीग के टिकट पर लड़ना है। मरियम अगर मशवरा मांगेगी तो मशवरा दूंगा, मेरी छोटी बहनों की तरह है। लेकिन वो कहते हैं मैंने वो उसको कर दिया था, इसलिए रिजाइन किया कि वो मैंने देखा हुआ था बेनज़ीर का जो दौर था, पहला दौर, जो अंकल्स थे उन्होंने उनको बेबस किया हुआ था पहले दौर में, जब वो उनकी पहली वज़ारत उज़्मा के दौर की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था इनको ना ओपन फील्ड देना चाह रहा हूँ। ये मेरे लिए भी अच्छा ना होता, मरियम के लिए भी अच्छा ना होता कि मैं वहाँ सीनियर नायब सदर के दौर पे बैठा रहता, और पार्टी के लिए भी ज़ाहिर है फिर अच्छा ना होता। तो वो कहते हैं कि मैं पार्टी से, वो कहते हैं मेरी तो नाराज़गी कोई नहीं है। एक और बात जो उन्होंने की है ना, बड़ी ख़तरनाक बात, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान कुछ इस तरह कर गए थे इस मुल्क के साथ, वो तो सबको पता है। आखिरी महीने में आपको याद होगा, अगर आप देखें, जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे इमरान खान के आखिरी महीने में एकदम 5 अरब डॉलर निकल गए थे खजाने से। तो वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था? वो कह रहे थे ये 3 हफ्ते भी नहीं चलना था मुल्क, अगर हम ना संभालते इसको, अगर आते और इसको छोड़ देते। जैसे पहले प्लान था कि जनाब आए और आके इमरान को घर भेजें और फिर असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन की तरफ चला जाए। वो कहते हैं वो मुमकिन नहीं था उस वक्त। वो तो हमें बाद में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, वो उस वक्त तो हमारे इल्म में नहीं थी बहुत सारी चीज़ें। जब हमारे इल्म में आई तो फिर हम मुल्क को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं ना महंगाई में मेरा कोई चक्कर है, और जो ये वापस आए हैं तालिबान पाकिस्तान वाले, इनमें के साथ मेरा कोई इसमें भी मेरा कोई तल्लुक नहीं, हमारे दौर में तो कुछ होता ही नहीं था। मैं फैज़ हमीद को इसलिए वहाँ भेजा था, मैं चाहता था कुछ मामलात हो जाएँ, ये मुझे खतरा था कि कहीं खाना जंगी न शुरू हो जाए। इस तरह की बातें चाहते हैं वो खान साहब अपनी सफाई में, जो पहले बयान किया करते थे ये। और मेरे दौर में तो कुछ नहीं होता था। भाई आपके दौर में क्यों होना था? आप तो उनके सहूलतकार हैं।
وہ اپنے سہولتکار کو کیوں؟ اس طرح کے بھی بیانات موجود ہیں کہ انہوں نے کہا ہوا کہ ہم جناب عمران کے علاوہ کسی کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتے پاکستان کے. اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں. اور پھر مارچ 2022 میں جو سانحہ ہوا تھا کوچہ رسالدار میں، اور وہاں 50 نمازی جو ہیں، جو افراد ہیں، وہ شہید ہو گئے تھے. وہ کس دور میں ہوا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو اس لیے کور کمانڈر پشاور لگایا. بھائی وہ کور کمانڈر پشاور سے ہٹا تو یہ سلامی دی تھی انہوں نے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کوچہ رسالدار والے سانحے کی، تو یہ اس کا غصہ تھا، ریونج تھا کہ جناب ہمارے بندے کو آپ نے ہٹا دیا کور کمانڈر پشاور سے، ہمیں تو یہ سہولت کاری ہمارے لیے کرتا تھا. اس پہلو پہ بھی ذرا غور کر لیجئے گا. اور پھر میں جناب دیکھنا اب زرداری، میں تو شکر کر رہا ہوں کہ زرداری آئے گا تو میں اس کی بتاؤں گا جناب یہ اس کی تو عزت ہی کوئی نہیں، میں نے کیا بے عزتی کر دی اس کی. اور وہ کہتے ہیں جناب لندن میں بھی ہم اس کے خلاف، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں لندن میں بھی ان کے خلاف کریں گے. لندن میں کوئی نہیں ہو سکتا یار، یہ بس ابھی بڑھ کے چھڑکے. عمران خان نے بھی شاہ زیب خان زادہ کے خلاف لندن میں کرنا تھا. میں نے کہا تھا قانون وہاں بدل گیا ہوا ہے. آپ جس ملک میں جنریٹ ہو رہی ہے وہ جرم، اور دونوں اسی ملک کے شہری ہیں، اور جرم بھی اسی ملک میں جنریٹ ہو رہا ہے، تو پھر اسی ملک میں ہوگا. وہ لندن میں والے اب اتنے وہ نہیں کر رہے کہ جناب آج کھلے دروازے ہیں عدالتوں کے. تو بہرحال پاکستان میں تو ہو سکتا ہے، فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے. وہ تجربہ پاکستان کی میں نے دفعہ 505 کا بھی ذکر کیا تھا، اور 499 کا ذکر بھی کیا تھا. ایک میں 505 کے تحت 7 سال سزا ہو سکتی ہے، اور حد کے ازدے والا جو فوجداری دفعہ ہے 499 اس کے تحت ذرا کم سزا ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اور جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. نوٹس ہو گیا جناب ایف آئی آر درج کیے بغیر، پہلے وہ ایف آئی آر درج کر لیں گے. وہ جن کی ایک ایم این اے تھی سابقہ، شاندانہ گلزار، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کے خلاف کر لیا انہوں نے 505 کے. اسی طرح کی باتیں انہوں نے ٹی وی میں بیٹھ کے کی تھی. تو وہ تو تھوڑا سا آپ کے ساتھ راحت کی ہے شیخ صاحب انہوں نے. ویسے آپ کو بھگانا ہی چاہتے ہیں وہ شاید میں بھی. یہی مقدمہ عمران خان کے خلاف بھی درج ہو سکتا ہے، اور اگر زرداری صاحب خود چاہیں تو وہ خود بھی یہ مقدمہ درج کروا سکتے ہیں، یا ان کو پارٹی کا عہدیدار بھی کروا سکتا ہے. اور پھر میں جو کتاب لے کے جاؤں گا 10% تھا، وہ بھائی پاکستان کے صدر رہے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ عزت کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک جو سابق صدر ہے، ایک پارٹی کا سربراہ ہے، ایک صوبے میں حکومت ہے، مرکز میں وہ اتحادی ہیں حکومت کے. تو آپ کہہ رہے ہیں میں وہاں بتاؤں گا جناب عزت ہی کوئی نہیں، میرے اس بیان نے کی بےعزتی ہوئی ہے. اس کی جان کو خطرے میں ڈال دی ہے بھائی آپ نے، یہ میں کہہ رہا ہوں. اور جو میں سانحہ رسالدار کی بات کر رہا ہوں، کوچہ رسالدار والی، اور بھائی یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے اگر دیکھیں تو خان صاحب آپ نے تو اس بندے کو آپ نشانے پہ رکھ دیا ہے ان لوگوں کے تقریب کاروں کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس وقت بھی آپ نے شکر ادا کیا تھا جب یہ کہتے ہیں میں تو شکر کر رہا ہوں کہ یہ اسمبلی میں لے کے آئے عدم اعتماد. خان صاحب وہ موجہ نہیں ہے گئی رہ گئی یہاں، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے وہ پالیسی بیان دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کون واپس لے کے آیا تھا؟ مریم نے کچھ اور انداز میں باتیں کی ہیں، انہوں نے ظاہر ہے وزیر اعظم میں کچھ اور انداز میں باتیں کی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو 4 خرب کے پی میں 4 خرب 17 ارب روپے جو ہے 2010 سے اب تک این ایف سی ایوارڈ کے تحت دیے جا چکے ہیں ان لوگوں کو روکنے کے لیے، تخریبی کارروائیاں روکنے کے لیے. اور 40 ارب روپے سالانہ ان کو ملتے ہیں، باقی صوبوں کو نہیں ملتے. تو وہ کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. اور وہی باتیں جو ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ کون کہتا تھا کہ یہ جو جہادی ہیں یہ پاکستان کے دوست ہیں، ہتھیار ڈال دیے ہیں انہوں نے، اب قومی دھارے میں آ جائیں گے، خوشحالی کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں یہ عمران خان صاحب نہیں کہی ہوئی، اور کس نے کہی ہوئی ہیں؟ اور پھر عمران خان صاحب وہی باتیں کہ 30-40 ہزار جو ہے وہ فائٹر تھے، ہم چاہتے تھے کہ وہ خانہ جنگی نے شروع کر دیں، پاکستان میں آ جائیں. یہ تو بھائی افغانستان کی جنگ ختم ہونے کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا آپ خان صاحب. آپ 2018 میں چلے جائیں، سپتمبر 2018 میں، وہ آپ گوگل کر رہے ہیں آپ کو مل جائے گی خبر کہیں نہ کہیں، خان صاحب کی تقریر وہ مل جائے گی. اس میں خان صاحب کہہ رہے تھے جو افغان پناہ گزین، اس وقت بڑا شور مچا ہوا تھا کہ ان میں جو افغان پناہ گزین ہیں ان میں جرائم پیشہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، ان کو واپس بھیجیں. تو خان صاحب نے کہا تھا جناب میں تو ان کو شناختی کارڈ دے رہا ہوں، ان کو پاسپورٹ جاری کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو قانون ہے شہریت کا، سٹیزن ایکٹ
اور 1951 شاید نام بھی لیا تھا انہوں نے سم تھنگ کوئی. تو وہ کہتے ہیں جناب اس کے تحت جو پاکستان میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پاکستانی شہری ہے. او بھائی میرے، جو پناہ گزینوں پہ وہ قانون لاگو نہیں ہوتا. اس میں یہ پناہ گزینوں والے قانون میں الگ ہوتا ہے کہ جناب یہ پناہ گزین ہے، وہ ادھر اسی ملک کے شہری رہیں گے جہاں سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب میں ان کو پاسپورٹ بھی دوں گا، ان کے بچوں کو یہاں ان کی نسلیں جوان ہو گئی ہیں، نئے بچے پیدا ہو گئے، تو یہ میں ان کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی دوں گا، اس کا خمیازہ بھگت لیں. پھر آپ وہ کیا پتہ چلنا ہے کہ جناب وہاں جو رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ تو ویسے پورے ملک میں پھیل پھول گئے تھے. تو خان صاحب اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے وہاں، اور وہ انہوں نے آگے سے کیا صلہ دیا آپ دیکھ لیجیے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. جو افغانستان میں نئی حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ، جو ظاہر ہے اب کوئی نہ کوئی پلاننگ جو ہے حکومت کو کرنی پڑے گی، سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اور ظاہر ہے انہیں بھی، جو افغان حکومت ہے اس کے ساتھ بھی کوئی معاملات دیکھنے ہوں گے. وفد شفت کو میرے خیال آ جا رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں، تو ان کو بھی یہ بتانا پڑے گا بھائی جو آپ نے جو دوحہ معاہدہ ہے اس پر کریں عمل درآمد، اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف کیوں استعمال ہونے دے رہے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ ہے. بہرحال خان صاحب کی ٹمری جو ہے نا، وہ ترخانوں نے یار منجی ٹھوکنی ہے خان صاحب کی، یہ میں بتا رہا ہوں. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب خان صاحب نے کہا تھا نا کہ جناب ہم سسٹم سے نکل رہے ہیں، اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، تو اس وقت میں نے کہا جناب یہ خان صاحب نے پتہ غلط کھیل دیا ہے. اگر یہ توڑ دیں گے تو کوئی ضروری نہیں کہ الیکشن ہو جائیں، مے بی وہ والا الیکشن ایک سال آگے نہ ہو. یہ میں ایک ٹیبا لگا رہا ہوں کہ اور یہ والے اور جو وفاقی الیکشن ہے قومی اسمبلی کے، یہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ اپنی مدت پہ ہو جائیں اکتوبر میں اسی سال. یہ میں ٹیبا لگا رہا ہوں. لیکن اس بات کے بہت سارے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے کہ وہ والے الیکشن بھی ایک سال آگے ہو جانے ہیں. اور جب یہ محسن نقوی آیا تھا، انہوں نے کہا میں احتجاج کیا کروں. وہ کتنے احتجاج بھائی، وہ کتنے روزانہ لوگ نکلیا کریں گے، کوئی بندہ ہی نہیں نکلتا بھائی جی. وہ لوگ ویلے نے، ہاں تیرے ہوتے وہ دیکھنے دولت مکہ دیکھنے ضرور آ جاتے ہیں. اب میں کچھ اور لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کرتا، چلو وہ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہیں کہ وہاں جناب رات کو 3:30 بجے اور ڈانس اور وہاں مخلوط قسم کا اجتماع. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.